पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69। याद रखिएगा कि उधर आपके पास जितना टाइम है तो उसी के मुताबिक हम जा रहे हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है जी। तो उसी पेज को हम जहन में रखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम देना चाहिए। ऑन द एवरेज 1 मिनट आप दे सकते हैं। 69, स्टडी ऑफ द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको, ये जो स्टडी है इसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन रिएक्शन विद नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। एक जरूरी बात कि आप जो टेक्स्ट बुक है, बराए मेहरबानी टेक्स्ट बुक को हर अहम पॉइंट को हाईलाइट करें, ठीक है जी। टेक्स्ट बुक से इधर उधर ना जाएं, कोई दूसरी किताबें आप ना पढ़ें। कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन रिएक्शन विद नाइट्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूसेस, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो ये आता है 70 में, सी ऑप्शन है। 70 में कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन रिएक्शन विद नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन परऑक्साइड के साथ मिलके तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ऑप्शन सी सही है। 71, if two reactants are mixed together under optimal conditions then the concentration of the, कहते हैं जब रिएक्टेंट्स को हमने मिक्स कर दिया अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब जितना प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कैटलिस्ट तो सारा कुछ अवेलेबल है। तो जब हमने रिएक्टेंट्स को मिक्स किया तो क्या होगा, याद रखें कि रिएक्टेंट्स जो हैं तो डिक्रीज, फिर वो कहते हैं देन द कंसंट्रेशन ऑफ दी, तो नीचे फिर आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीज विद अ रैपिड रेट इनिशियली। यानी जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह आएगा आपके पास, ठीक है। आपके पास है कंसंट्रेशन और ये है टाइम, ये है कंसंट्रेशन। तो याद रखें कि इब्तिदाई कंसंट्रेशन ज्यादा है और रैपिड डिक्रीज आएगा इब्तिदा में, जहां पे डिक्रीज जरा तेजी के साथ आता है और फिर ग्रेजुअली कम होते होते ऐसे जाएगा। समझिए बात को, यानी आप सेम अमाउंट ऑफ टाइम लें, इतना टाइम, तो ये कंसंट्रेशन पहले इतनी थी और इतना ही टाइम गुजरने के बाद ये कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई है। लेकिन अगर मैं इतना टाइम यहां पर ले लूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे ये कंसंट्रेशन इतनी थी और इस टाइम पे ये है, तो अब ये डिक्रीज बहुत ज्यादा है। इनिशियली कोलिजन ज्यादा होती तो कंसंट्रेशन बड़ी तेजी के साथ। तो ये है 71 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 72 कहता है कि एन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन द रेट विद विच प्रोडक्ट इज फॉर्म डिपेंड ऑन। अगर जैसे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट जो बनता है दैट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। और आपको कैसे पता चलेगा, शॉर्टकट याद रखिएगा, स्लोएस्ट स्टेप वो है जो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है। जैसे एक पुराने पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था कि अगर हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को रिवर्सिबल कंसिडर कर लें तो किसके लिए Kc की वैल्यू सबसे कम आएगी, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप या टर्मिनेशन। तो उसके लिए सबसे कम आती है जिधर प्रोडक्ट सबसे कम स्टेबल हो, अनस्टेबल हो तो कम प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट तो Kc की वैल्यू कम आ जाती है। अच्छा, तो यहां पर है कि रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, सी ऑप्शन है। 73 रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज। तो देखिएगा इस तरह की बात हो रही है कि हमारे पास यह है, मिसाल के तौर पे ए है और कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है जो कि है प्रोडक्ट फॉर्म, डेल्टा एक्स इज द प्रोडक्ट फॉर्म और डेल्टा टी इज टाइम। तो ये है प्रोडक्ट पर सेकंड जितना आएगा, मोल पर लीटर, इस तरह। तो ये होता है रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर इक्वल टू ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो।
तो ये कहता है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। कहता है ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब ये क्या होगा, दिस बिकम्स 1। तो जब आपने इसकी कंसंट्रेशन 1 ले ली तो इसका पावर आप जो भी लेंगे, सो आपके पास रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। सो 73 में सी ऑप्शन है, 1 मोल पर लीटर। कौन सा? 72। कहते कि इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन रेट विद विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप। जैसे कि इधर देखिएगा, सिंपल सी बात है कि आपके पास लेट से ए कन्वर्ट होता है, या मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल लूं। चलें कि ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी, कतार में खड़े हैं और काम कर रहे हैं। इस बंदे को जरा कंसिडर कर लें कि ये आई डोंट नो कि नहीं काम करना चाहता, तो मैंने इसको जरा डिफरेंशिएट कर दिया, सबसे स्लो है। तो अब ये इधर खड़े हैं, इमेजिन करें कि ये उठा के कोई चीज, ईंटें या किताबें या कुछ भी है, इसे थमा रहा है या इसे थमा रहा है। यहां पे स्पीड बहुत ज्यादा है, लेट्स से आप कहते हैं कि ये है 30 ब्रेक्स पर मिनट, 30 ब्रेक्स पर मिनट, और यहां पे स्लो है, ये सिर्फ 2 ब्रेक्स पर मिनट आगे जाने देगा। अब अगर ये बड़े तेज भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये इससे पास नहीं होगा। दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल डिपेंड ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप। हाँ, बॉन्ड ब्रेकिंग, वही मैं बता रहा हूं आपको कि आपको कैसे पता चलेगा कि विच वन इज द स्लोवेस्ट स्टेप। तो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप इज द फास्टेस्ट स्टेप। अच्छा, कहते कि a two-fold increase in concentration of a single reactant resulted in a four-fold increase in overall rate of the reaction. This is true about. जब आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी और रेट 4 टाइम बढ़ा, so this is actually a second order reaction. So अच्छा 74 में फिर बी सही है। 75 रेट लॉ इज द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन, जरा देखिए ये जो हम लिखते हैं ना ये वाला, तो दिस इज रेट लॉ। ये रेट लॉ आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि इधर 2 है या 3 है या कुछ भी है, ठीक है जी। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे है कि जब हम कंसंट्रेशन ज्यादा करें तो रेट कितना बढ़ता है। तो इधर देखिए ये हमारे पास हो गया है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दिस इज रेट। चलिए 2 रिएक्टेंट्स हैं और आपने ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी और रेट नहीं बढ़ा, तो इट इज 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। आपने कंसंट्रेशन बी की डबल कर दी, रेट डबल हो गया, तो यहां पे 1 पावर, सो ओवरऑल ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। 75 तो 74 कहता है कि a two-fold increase in concentration of a single reactant resulted in a four-fold increase in overall rate। वो कहते हैं हमने जब कंसंट्रेशन डबल कर दी, जरा देखें, वो कहते हैं हमने कंसंट्रेशन डबल कर दी, ये है रेट, और जब इधर आपने डबल कर दी तो कहते हैं रेट 4-फोल्ड बढ़ा। तो जब आप इस 2A का डबल कंसंट्रेशन का आप स्क्वायर लेंगे तो 4-फोल्ड बढ़ जाता है रेट, समझ गए बात। तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जनरल ये याद रखें, इधर देखें, ये आपके पास है जनरल, एक तरीका बता दूं कि ये आपके पास हो गया है, ये है कंसंट्रेशन और ये है रेट और ये फिर होगा ऑर्डर। सब गौर से देखें कि अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर दें, एक्सपेरिमेंट किया 0.1 कंसंट्रेशन थी, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने कंसंट्रेशन कर ली है 0.2 और आपने देखा कि रेट वही है जो पहले था, सो ये फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे कि एक और केस देखें कि आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी और रेट भी डबल हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन मिसाल के तौर पे डबल कर दी और रेट जो है ये 4-फोल्ड बढ़ा, तो ये सेकेंड ऑर्डर है। और इसी तरह अगर आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट जो है वो 8 टाइम बढ़ा, 2 × 2 × 2, ठीक है जी, तो ये 8 टाइम बढ़ गया है, तो ये फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर दरमियान में आ जाते हैं तो फिर ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होगा। अच्छा, रेट लॉ is the experimental relationship between
rate of the reaction and concentration of the reactants. कहते हैं न्यूक्लियर डिके ऑफ रेडियम इनटू रेडॉन। याद रखें कि जितने भी न्यूक्लियर डिकेज हैं वो फर्स्ट ऑर्डर हैं। तो 76 में बी ऑप्शन सही है। 77 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आपने सिर्फ वो याद रखने हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है, 8 रिएक्शंस है, वो आपने याद रखने हैं। तो ये जो रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ये रिएक्शन है, यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बन जाते हैं। ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। 78 यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखें वो इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही, तो जरा जल्दी कर ले। ये साफ कर दूं? हाँ, तो फिर इसके के पीछे मैं भागता रहूंगा। अच्छा देखिए, ये कहते हैं कि यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले तो रेट ला लिखिएगा, इधर देखें, सब इधर देखें, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यह है के कंसंट्रेशन और पावर में ऑर्डर। आपने के का यूनिट मालूम करना है, तो के बराबर होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और 1 बाय ए पावर में ऑर्डर। अब अगर ये 0 ऑर्डर है तो आपने ए पावर में क्या लेना है, 0 लेंगे, और एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 आता है। ये कंसंट्रेशन है और डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये तो 1 है, तो आपके पास कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर, टाइम का है पर सेकंड। तो ये हमारे पास 0 ऑर्डर के लिए आ गया है यूनिट। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फिर ये होगा, जरा देखिए, ये होगा कंसंट्रेशन बाय टाइम, और ये फिर आपके पास कंसंट्रेशन पावर 1। समझ गए बात को? अब ये दोनों कैंसिल, तो 1 बाय टाइम यानी पर सेकंड यूनिट आ जाता है। अच्छा जी, 78 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 79 कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि व्हेन इग्नाइटेड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बड़ा रैपिड रिएक्शन है, ठीक है जी, और ये आपकी टेक्स्ट बुक से बाकायदा सारी चीजें ली जाती हैं, ठीक है जी। 79 में सेकंड ऑप्शन सही है। जे कॉपर स्लो करता है। 80 कहते कि कीपिंग इन माइंड डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। तो कहते हैं कि जो मुख्तलिफ फैक्टर्स जो रेट को अफेक्ट करते हैं, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है? तो ये गलत है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद मोलर कंसंट्रेशन। ये तो ठीक है मोस्टली, सिवाय 0 ऑर्डर के, बट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये याद रखिएगा कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ेगा सिवाय 0 ऑर्डर के, और टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं तो रेट बढ़ता है। हर 10 डिग्री के लिए रेट डबल हो जाता है, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो। जरा इधर देखिए कि यह मसला क्या है। यह हमारे पास एक रिएक्शन है, एनर्जी प्रोफाइल एंडोथर्मिक के लिए, एक एक्सोथर्मिक के लिए और एक एंडोथर्मिक के लिए। तो जरा देखिएगा, देखिए इधर, यह मिसाल के तौर पे एक्सोथर्मिक है, यह सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। गौर से देखें, यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, और ये जो एनर्जी प्रोफाइल है यह है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। रिएक्टेंट्स की ये एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे,
और इतनी एनर्जी लेके एक्टिवेटेड स्टेट आ गया है और इसके बाद प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये बनती है, यहां से लेके यहां तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आपने जरा तवज्जो देनी है, जो पॉइंट है वो ये है, एंडोथर्मिक में ये होता है कि सिस्टम को, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी कम है और आप इसे हीट करते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसके बाद फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अब के इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, अब ये है इसके लिए। अब जरा तवज्जो दे दे, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कैसे बढ़ता है? याद रखिएगा कि हम इसकी बात करते हैं कि जब आप यहां से टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, सबकी तवज्जो इधर हो, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ जाती है, रेट बढ़ेगा 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 अप टू दिस पॉइंट कि एट विच एक्टिवेशन एनर्जी इज अवेलेबल टू मैक्सिमम मॉलिक्यूल, नॉट बियॉन्ड दिस पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं। ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है कि जिस पे रेट सबसे बड़ा है, ज्यादा है, और अगर इससे ज्यादा कर लेंगे तो फिर नहीं होगा, फिर प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर आता है। अच्छा, तो यहां तक हम बात करते हैं। इंडेफिनेटली ऐसा नहीं है, जैसे इधर देखें रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी अवेलेबल है इतने मॉलिक्यूल्स को, और आप हीट देते जाएं तो इस इस टेम्परेचर पे यहां तक बात हो रही कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेट बढ़ेगा, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन मैं सुन नहीं सका जी। जी जी जरा तेज बोलिए प्लीज। तो ये टोटल हमने दे दी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक भी बढ़ रही है, वाइब्रेशन भी बढ़ रही है, रोटेशन भी बढ़ रही है। तो मैंने कह दिया सिस्टम की टोटल जो अंदरूनी एनर्जी है, रूम टेम्परेचर पे उसमें इतनी एनर्जी थी और हमने बढ़ा दी तो बस उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो गई है, दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये इसके बाद ये वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर बार बार की कटिंग से उनको बड़ा टाइम लगता है, तो पूछ रहे जल्दी करें, शाबाश। जीरो ऑर्डर ये टेम्परेचर हम एंडोथर्मिक, जीरो ऑर्डर एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखें। बाय बर्थ कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है। जीरो ऑर्डर हाई प्रेशर पे जब आप लेते हैं गैसियस रिएक्टेंट बियॉन्ड एक सर्टेन लिमिट, दैट इज अ जीरो ऑर्डर, ऑर्डर चेंज होता है। ठीक है जी, आगे जाइए। अच्छा 81 कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपकी बुक में जो दिए गए हैं कि कौन सा फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, तो याद रखें फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी अगर आप लाइट में रखेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, और रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन ये भी है। तो 81 में डी ऑप्शन है। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज, बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें प्लीज। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इधर देखिए कि अगर देखिए ये प्रोसेस है कि अगर आपके पास ए और बी कोलिजन करते हैं तो ये बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि ये बॉन्ड अभी टूटने वाले हैं, ये बॉन्ड टूटने वाले हैं और ये वाले बनने वाले हैं। याद रखिएगा कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बिकॉज उसने ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दिखाता कि ये मिलेंगे तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर ये बात हुई कि इसमें से आधा इधर आता है और आधा जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। 82 में बी ऑप्शन।
83 ये गलत है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, खुद ही देख लें, आपने एनर्जी देनी होती है, ठीक है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है और वो वाला ऑप्शन इधर नहीं है। 83 कहते कि इन स्पेसिफाइड कंडीशंस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 इन द रिएक्शन इज 1.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन यह है, इधर देखें, आप मुझे ये क्वेश्चन जरा पढ़ने दें। ये है 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, कहता है डिकम्पोज हो रहा है और NO2 प्लस O2। अब वो कहता है कि इसका जो रेट ऑफ कंजम्पशन है दैट इज 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये 0.5 कंज्यूम हो रहा है। तो वो कहता है ये कितना बनेगा, कि अगर ये 0.5 हो तो ये कितना होगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये 2 मोल कंज्यूम होता है तो वो 4 बनता है डबल, तो जब ये 5 होगा तो वो कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये है डी ऑप्शन है। 84 कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा कमा, हाँ ये वाला, अच्छा जरा सुन लें, सिंपल सी बात है। वो कहता है इसके 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड कंज्यूम हो रहे हैं, ये इसका रेट ऑफ कंजम्पशन है, खर्च हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो ये कितना बनेगा, किस रफ्तार से वो बनेगा, ठीक है जी। तो ये जब 2 मोल कंज्यूम होगा तो वो कितने बनते हैं, 4 मोल बनते हैं, डबल बनता है। तो अगर ये 0.5 कंज्यूम होगा तो वो 1 मोल बन जाएगा। अब सही है, ये मुझे ना बताएं कि ये किसके साथ रिलेटेड है। किताब मुझे दे दे, मैं आपको बाकायदा पेज बताऊंगा कि इस पेज में ये वाला पैराग्राफ ये चीज मौजूद है, ठीक है जी। तो आपकी लेक ऑफ स्टडी है, ये आपकी बुक में मौजूद है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेटेड है। अच्छा 84 ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रेट विद विच अ सॉलिड सब्सटेंस रिएक्ट्स, सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड रिएक्शन इनका रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है। कैसे, तो इधर देखें, आसान सी एग्जांपल आपको दूं, इधर देखिएगा, देखिए ये एक सॉलिड है, कंसिडर कर लें कि इसके टोटल कितने मोल है, लेट से 100 मोल है और वॉल्यूम इसका लेट से 10 लीटर है। मैंने कुछ ज्यादा रख दिया लेकिन कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो अब इस सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर है मोल बाय वॉल्यूम। मोल्स इसके कितने हैं 100, वॉल्यूम कितना है 10, तो कंसंट्रेशन इसकी हो गई है 10 मोल पर लीटर, ये इसकी कंसंट्रेशन है। जब ये कंज्यूम होगा ये कंसंट्रेशन उसी तरह रहती है। कैसे, इधर देखें, चले कि ये आधा कंज्यूम हो जाता है तो कितना रह जाएगा, हाफ, तो 100 से कितना हो जाएगा 50। और ये याद रखें कि सॉलिड और लिक्विड जब कंज्यूम होते हैं तो न सिर्फ इनके मोल्स कंज्यूम होते हैं बल्कि इनका वॉल्यूम भी कंज्यूम हो जाता है, ठीक है जी। गैस का जो वॉल्यूम है तो एम्प्टी स्पेस की वजह से होता है। ये 50 तो ये 5 हो जाएगा, 10 से 5 होगा। और अब भी कंसंट्रेशन वही है 10 मोल पर लीटर और पर सेकंड। अगर ये मजीद कंज्यूम हो जाए तो अब ये 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हो जाएगा और 10 लीटर से ये 5 हुआ तो 5 से अब ये 2.5 है। अब भी कंसंट्रेशन वही है, 10 मोल है पर लीटर और पर सेकंड। और इसी तरह लिक्विड के लिए भी है। 84 में सी ऑप्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रेट विद विच अ सॉलिड सब्सटेंस रिएक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। 85 के रिएक्शन whose rate does not depend on the concentration of the reactant is। अब ये था नहीं, ये नहीं, आप कह सकते ये आउट है, बिल्कुल है, लेकिन याद रखें कुछ चीजें आ जाती है, कुछ एक्सेप्शनल आपकी चीजें होती हैं जो आपने, जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वानिक सेल नामी टॉपिक नहीं है सिलेबस में, लेकिन पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। आगे जाइए 86 which
विच वन एमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर हीट ऑफ कंबशन। अब जरा सुने, याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपका चैप्टर है उसमें एक टेबल दिया गया है और उसमें हीट ऑफ कंबशन मौजूद हैं, मीथेन, इथेन और इस तरह कार्बन और सल्फर। चंद बातें जरूर इधर रखिएगा। आपने टेक्स्ट बुक में, ये बड़ी जरूरी बातें हैं तो तवज्जो से सुने, टेक्स्ट बुक में आपने जिधर भी टेबल आपको मिले वो आपने मिस नहीं करना। जिधर भी 4-5 सिमिलर टाइप चीजें आ जाती है, ठीक है जी, बिकॉज एग्जामिनर वो क्वेश्चन बनाता है जो वो आसानी के साथ बना सकता है। वो आपके पेपर के लिए पूरे 20-20 घंटे पड़ेगा नहीं, ये याद रखें आप। तो जिधर आपको चंद चीजें मिल गई हैं तो वो चंद चीजें सिमिलर मिल गई हैं टेबल में, या इस तरह फिर कोई क्लासिफिकेशन है किसी चीज की, तो यही आपका क्वेश्चन है। पेपर में बुक में एक ये चीज हाईलाइट करें, और एक और चीज कि जिधर आपके पास कलर्ड प्रोडक्ट्स बने, कलर्ड प्रेसिपिटेट हो, कलर्ड गैस कोई रिलीज हो, या ऐसी कोई गैस जिसकी स्मेल वगैरह है, आपने हर टॉपिक में 2 चीजें हाईलाइट करनी है, जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है, और जो सबसे कॉमन एक चीज होती है वो भी आप याद रखें। समझ के बात को? यानी ये वो एक्सेप्शनल चीजें हैं जो आपके जो है एग्जामिनर देते हैं। और साथ साथ पास पेपर जो है वो आप जरूर चेक कर ले, वो आप हल करें। मैंने खुद काफी सारे हल किए हैं, और शायद आप लोग के पास मेरा यूट्यूब का लिंक हो, नहीं है तो ये आप जरूर चेक कर ले। आज काफी सारे पास पेपर्स मैंने पिछले 22 साल के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मौजूद है, तो आप इसको जरा आज सिर्फ एक मरतबा इससे विजिट कर लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको काफी ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो आपने पास पेपर देखने हैं और टेक्स्ट बुक में आपने ये वाली जो मैक्सिमम और मिनिमम और कॉमन चीज टेबल में जैसे वो अगर आप इसी चैप्टर की बात कर लें तो वहां पर रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, कार्बन के फिर ग्रेफाइट और डायमंड कौन सा स्टैंडर्ड है, तो ये जो है इस वक्त वो जो टेबल है उसी से ये आंसर है। और सबसे ज्यादा जो हीट ऑफ कंबशन है इनमें वो मीथेन का है। यानी हर टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है और सबसे कम वैल्यू किसकी है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकेंड ईयर का हो, चाहे वो एटॉमिक रेडियाई हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हो, आयनाइजेशन एनर्जीज हो, तो ये वाली सारी चीजें आपने हाईलाइट करनी है। ये याद रखें, ये आगे आ रहा है, लेकिन याद रखें कि हम स्टैंडर्ड, ये किसने कहा कि टेबल को हम स्टैंडर्ड लेते हैं? याद रखें स्टैंडर्ड वो लिया जाता है जिसे लिया जा सकता है, बात को समझ गया, जो इजीली अवेलेबल हो, जिसे इजीली हैंडल किया जा सके, तो स्टैंडर्ड हम इस वजह से लेते हैं। व्हाइट स्टैंडर्ड है। हाँ, 86 कहते कि विच वन एमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर हीट ऑफ कंबशन, तो ये है मीथेन। और अगर उधर आपको मसला हो, फार्मूले बड़े हो, तो आसान तरीका बता दूं, आप देखिए कि किसके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। एक में आ गया मिसाल के तौर पे 1 CO2 और 2 H2O, और एक में आ गया 2 CO2 और 4 H2O, तो इधर ज्यादा प्रोडक्ट बना है तो ज्यादा हीट रिलीज हो गई होगी। आगे है कि अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फिर ये देखिए वॉल्यूम फिक्स है, तो अब अगर आप ये हीट देंगे जिसको हम कहते हैं QV, तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो जितनी भी आप हीट दे रहे हैं ये इस्तेमाल होगी। यानी देखे ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा E बराबर है Q प्लस W। आपने हीट सप्लाई करी तो प्लस, और W जो है वो इस वक्त 0 है, तो आपने जितनी भी हीट दे दी है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है। यह सेकंड ऑप्शन है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E। 88 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जरा सुनिएगा, गैसेस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो STP है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर। लेकिन एंथैल्पी मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, RCP होगा। क्यों? बिकॉज जब आप लेबोरेटरी में रिएक्शन करते हैं
कोई हम रिएक्शन को ठंडा नहीं करते, बस लेबोरेटरी के टेबल पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही हम रिएक्शन करते हैं। तो लिहाजा जो एंथैल्पी चेंजेस हैं दे आर मेजर्ड एट आरटीपी, एंड वो जो आरटीपी है दैट इज द स्टैंडर्ड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर। 89 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन। तो ये वो वाले क्वेश्चन होंगे आपके 54 में से 6-7 जरा मुश्किल आएंगे, याद रखें। तो ये है स्टेट फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं। जो सबसे बड़ी बात स्टेट फंक्शन में है वो ये है कि ये स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल क्या था, फाइनल स्टेट क्या है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि दरमियान में कितने इंटरमीडिएट्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, क्या कुछ हो गया है। स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं डिपेंड करता। सो ये जो लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट फंक्शन, तो ये लिखा गया है कि डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ दैट पर्टिकुलर स्टेट वाज रीच। नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द हाउ, ठीक है जी। और विच पे डिपेंड करता है कि विच स्टेट वाज रीच। 89 में सी ऑप्शन। 90 जी क्या याद रखें कि स्टेट फंक्शन जो होता है ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि विच स्टेट वाज रीच, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। इसकी सिंपल मिसाल ऐसी है कि अगर आप इस जगह से कहीं पे जा रहे हैं, लेट से ये है पेशावर, पेशावर से आप कहीं जा रहे हैं, लेट से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट आपका जो है ये स्टेट फंक्शन है। जब भी आप इधर से स्टार्ट लेंगे इधर पहुंचेंगे ये वहीं रहेगा। अब अगर आप जाते हैं मोटरवे से या आप जीटी रोड से जाते हैं तो वो पाथ फंक्शन है जो डिस्टेंस है। कहता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री यह है कि जैसे बीकर के अंदर सॉल्यूशन है और आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो बीकर इज द रियल बाउंड्री। लेकिन अगर आप कहते हैं कि दिस इज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो सिरे से वो नजर नहीं आता और आपने उसके लिए इमेजिन कर दिया है कि दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री। लाइक आप ऑर्बिटल के लिए करते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो आपने एक इमेजिनरी लाइन लगा दी कि यहां तक ये मौजूद है सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू अ gaseous system in which heat is released by the system and work is done. Heat released by the system, so Q must be negative. Work done on the system है, तो it is positive. 90 वाला डी है। और applying first law of thermodynamics to a gaseous system in which heat is released by the system, तो देखें अब ये इस तरह की इक्वेशन है डेल्टा E, हीट इज रिलीज तो माइनस क्यू होगा, और आगे कहता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सो वर्क जो है सिस्टम को आप कंप्रेस करें। याद रखें कि इस इक्वेशन में आप हर उस पैरामीटर को प्लस में लेंगे जो कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है जी। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। इसी तरह वर्क है, हम गैस की बात करें, गैस की कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है जी, ड्यूरिंग द कंप्रेशन, सो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन है बिकॉज हीट वाज रिलीज। delta H will be given a negative sign in exothermic, तो A ऑप्शन आता है exothermic। 93 heat of formation of liquid water is, जरा इधर देखें,
देखिएगा, ये हमारे पास है हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, गैसियस स्टेट में है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ये बन जाता है H2O। ये गैसियस स्टेट में आएगा इतने हाई टेम्परेचर पे, और फर्दर अगर आप इसे कूल करते हैं लिक्विड स्टेट में आता है ये। तो याद रखें कि ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये कम होगा, लेकिन अगर ये गैस बना के और फिर वो कंडेंस हो जाए लिक्विड स्टेट में, तो ये जो हीट है ये काफी ज्यादा होगा उसके मुकाबले। समझ आ गई? कहता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज डैश ऑफ द स्टीम। तो कहता है कि जब इनसे हम ये बनाएंगे तो डेल्टा H ज्यादा होगा, ये मैं मिटा देता हूं, डेल्टा H ये वाला ज्यादा होगा, या जब इससे ये बनाए, जब ये बनाएंगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगी, बिकॉज पहले गैस बनेगी और फिर कंडेंस होगी, तो हीट जो है वो ज्यादा होगा। तो ये आ जाता है हायर। 93 में सी ऑप्शन है। नाइन्टी 94 समझ पड़ा? हाँ? इधर देखें, पहली बात कि हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है when 1 mole of the product is formed from elements and their standard state। तो यहां पे अगर ये बनेगी गैसियस स्टेट में, पहले तो बनेगा तो ये गैस होगा ना, स्टीम है, और फिर ये ठंडी होके तो इधर तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी पहले तो ये रिएक्शन होगा ना, तो आपके पास कुछ हीट रिलीज हो जाती है, और फिर जब इसको कंडेंस करेंगे तो मजीद हीट रिलीज होगी। हाँ, आगे जाइए, शाबाश। 94 कहता है हीट सप्लाई टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेज इट्स एंथैल्पी। याद रखें कि जब आप हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा और प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा, ये एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है। यानी दो बातें याद रखनी है, अगर आप हीट सप्लाई करते हैं और सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी सिर्फ, लेकिन अगर प्रेशर सिस्टम पे कांस्टेंट है और हीट सप्लाई करें तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, साथ साथ सिस्टम एक्सपेंड करेगा, तो सम वर्क इज डन। तो वो वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों को जमा करे, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। लफ्जी मतलब इसका होता है हीट कंटेंट्स। सिस्टम में हीट जितने मौजूद हैं किसी भी फॉर्म में, जैसा कि आपके वेल्थ कंटेंट्स हैं, वो सिर्फ रुपए पैसे नहीं होते, वो गोल्ड, जमीन, कारें, कुछ भी हो सकती है, दोज आर वेल्थ कंटेंट्स। तो हीट कंटेंट्स न सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, बल्कि उसमें ये दो चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं। 95 100 kilojoule of heat energy was supplied to neon gas enclosed in an insulated sealed container having constant volume. What will be the total increase in the internal energy of the system? 100 kilojoule आपने दे दी तो इंटरनल एनर्जी इतनी ही बढ़ जाएगी, बिकॉज कंटेनर सील है और कांस्टेंट वॉल्यूम है। कहता है कि in which one of the following general chemical system is work done on the surrounding and heat transferred from the surrounding to the system। जरा देखें, work is done on the surrounding, there is expansion। तो ये जो आपके पास B ऑप्शन है कि 1 मोल यानी इस तरह का है, ये एक्सपेंजन को जाहिर करता है कि ये है एक मॉलिक्यूल और ये टूट कर फिर इसने ये बना दिया है A और फिर B, यानी 1 मोल से यहां पे 2 मोल गैस बन गई है। तो देयर इज एक्सपेंजन, वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 97 कहते हैं a synthesis reaction will occur spontaneously if the heat of formation of the product is। ज्यादातर याद रखिए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी, ज्यादातर जो है तो वो एक्सोथर्मिक ही है।
तो लार्ज एंड नेगेटिव। तो अगर आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन लार्ज हो, बड़ी वैल्यू हो, और नेगेटिव मीन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, तो ये ज्यादा चांस है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। नाइन्टी 98 में कहते कि इफ अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एंड देन बैक टू स्टेट 1, द नेट एनर्जी चेंज विल बी। देखिए ये है सिस्टम का स्टेट 1 और ये है सिस्टम का स्टेट 2। तो अगर ये उधर शिफ्ट करे और मिसाल के तौर पे इसकी एनर्जी जो है वो इसने एब्जॉर्ब कर दी, कोई E1 एनर्जी लेट से एब्जॉर्ब कर दी, और यहां से इधर आएगा इसी स्टेट में, तो फिर ज़ाहिर इतनी ही एनर्जी ये रिलीज कर लेगा, इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, तो जो नेट एनर्जी चेंज है तो वो 0 होगा। अच्छा, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ लें। कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग फिगर वेयर x रिप्रेजेंट्स एन अननोन कंपाउंड। और से देखिएगा, यह है x और यह है सॉलिड। x जो है कन्वर्ट हो गया है लिक्विड स्टेट में, और फिर यह इसका गैसियस स्टेट है। जरा सुन लें, ये वाली वैल्यू इसने दी है, यह है 200 किलो जूल। ये वाली वैल्यू इसने दे दी है, ये है 8 किलो जूल। वो हमसे पूछ रहा है कि ये वैल्यू कितनी है। ये हेस लॉ पे बेस्ड है। गौर से देखिएगा, आसान सी बात है कि जिधर से दो पाथ स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज इनिशियल स्टेट। तो यहां पे देखिए, इधर से दो पाथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है, यानी ये इनिशियल स्टेट है। जिधर से दो रास्ते शुरू हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और जिधर दोनों एरोज, दोनों रास्ते खत्म हो रहे हैं दैट इज फाइनल। हेस से कहा था कि जो टोटल चेंज आता है वो इनके बराबर होगा 8 प्लस एक्स के। तो x हमारे पास आ जाएगा 200 माइनस 8 192। समझ आ गई इसकी? आपने बस इनिशियल और फाइनल स्टेट को आपने पहचानना है। कैलोरीमीटर is an apparatus used for the measurement of calorie meter, एंथैल्पी चेंज को मेजर करने के लिए होता है। तो यह है सी ऑप्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इज। अब आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि आपको पता है कि ग्रेफाइट और डायमंड में किसको स्टैंडर्ड लिया गया है, ग्रेफाइट को। लेकिन जब फास्फोरस वाली बात आएगी तो फिर व्हाइट फास्फोरस को स्टैंडर्ड लिया जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो 0 होगा, और इसी तरह ये जो हमारे पास ग्रेफाइट है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन भी 0 होगा। तो सेकंड ऑप्शन है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप वैल्यूज याद करने लग जाएं, बस आपको ये पता हो कि किसको स्टैंडर्ड लिया जाता है। That a Hess law of constant heat summation is used in a case where Hess law को कब हम इस्तेमाल में लाते हैं, कब यूज करते हैं? जब रिएक्शन ना हो सके। कैसे? या तो इंतहाई ज्यादा स्लो रिएक्शन है, बहुत टाइम लगता है उसे, या वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो लिहाजा उसके लिए हम फिर एंथैल्पी चेंज जो है वो कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्टली। रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट डायरेक्टली, तो ये वो केस है कि जिसमें हम हेस लॉ को इस्तेमाल में लाते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस, तो ये है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे, इलेक्ट्रॉन लॉस करे या हाइड्रोजन लॉस करे। 103 में डी ऑप्शन। नेक्स्ट को आप पढ़ते जाएं शाबाश। देखिए, कहते कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट इज, फ्री एलिमेंट का 0 लिया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड इज,
इधर देखें नाइट्रिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड, तो देखिएगा ये इस तरह है HNO3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कंबाइंड -6 + 1, तो ये आएगा +5, तो 105 में डी ऑप्शन है। आगे जाइए, कहते कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो जो करंट है, यानी करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट पास होगा, डी ऑप्शन, वायर जो होते हैं उससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी करंट है, और फिर जब इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आयंस की मूवमेंट होगी, और फिर जब बैटरी तक जाएगा तो वहां पर बैटरी के अंदर आप फिर जानते हैं वहां पे इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ये पूरा सर्किट है, करंट फ्लोस थ्रू द कंप्लीट सर्किट। तो बैलेंस, अब जरा सुनिएगा प्लीज, जरा सुनिए इधर, ये बुक में एक मिस्टेक है, to balance charge in an aqueous ionic reaction, yes, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन हम ऐड करते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। 108 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, यह है K2O7, और आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। जरा देखें, 2 पोटाशियम है, हर एक का +1 स्टेट है, इसी तरह 2 क्रोमियम है और हर एक का X स्टेट है, हमें नहीं पता। फिर हमारे पास 7 ऑक्सीजन और हर एक का -2 स्टेट है, टोटल ये 0 होगा बिकॉज दिस इज अ कंपाउंड। तो इससे अगर आप X कैलकुलेट कर ले, लाइक ये देखिए 2 + 2x - 14 0, 2x - 12 इज इक्वल टू 0, और ये होगा फिर x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 108 में C है। 109 standard hydrogen electrode is connected with an unknown half cell. If standard hydrogen electrode it acts as cathode, then half reaction for the standard hydrogen electrode will be। देखिए गैल्वानिक सेल की बात हो रही है, वहां पे कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनोड इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इस तरह होगा कि जो H आयन हैं HCl वाले जो है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस के बबल बन जाएंगे। तो ये वो केस है कि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड काम करे, और जब एज एनोड होगा तो जो फिर एब्जॉर्ब हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे होती है, तो वो फिर डिसोसिएट होकर इस तरह हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस वक्त एनोड के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, कौन सा रिड्यूस हो गया जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कॉपर तो +2 स्टेट में चला गया, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। नाइट्रोजन +5 स्टेट में है, यानी ये रिएक्शन है, यह है कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, बैलेंस रिएक्शन है HNO3, प्रोडक्ट बनता है 3 कॉपर नाइट्रेट, और अलॉन्ग विद इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड साथ साथ H2O है। तो यहां पे इसका +5 स्टेट है, और यहां पर तो +5 है याद रखें, लेकिन एक्चुअली इधर आप देख सकते हैं कि 2 + 2 है। तो नाइट्रोजन ने एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर जो है वो 0 है, और इधर कॉपर +2 स्टेट है, ये क्रॉस करके। तो यह है नाइट्रोजन। 110 में डी ऑप्शन। जरा आगे पढ़ें, कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन,
मैं इस रिएक्शन को लिख लेता हूं। ये डाइक्रोमेट है, 6 इलेक्ट्रॉन, आगे प्रोडक्ट बन चुका है 2 क्रोमियम। अब जरा सुने, ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन टू बैलेंस चार्ज एंड एसिडिक मीडियम। आसान तरीका बता दो, जरा सुने, इधर देखें, आसान तरीका यह है, सारा चार्ज एक साइड पे ले जाए, किधर आपकी मर्जी है। जरा इसे देखिए सब, मिसाल के तौर पे ये कितना चार्ज है, -2, कितना हो गया, -8, ये है 3 2s are 6 +6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, कितना चार्ज है, -14। तो इसकी बुनियाद पे आप चूंकि हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हैं तो 14 हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे। अब अगर आप कहते चले देखें, अब इसे छोड़ देते हैं, इस साइड पे ले जाएं, कैसे, सब देखें, ये कितना चार्ज है, 3 2s are 6 +6 चार्ज है, -6 -2 -8 +8 कितना हो गया, 14 प्लस चार्ज है। चूंकि हाइड्रोजन आयन पे प्लस चार्ज है तो इधर 14 प्लस आता है, तो इधर भी 14 प्लस लगा लें ताकि दोनों साइड पे बराबर हो जाए। आप कहते नहीं, ऐसे भी नहीं करते, तो यूं कर लेते, ये -2 है, इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 हाइड्रोजन आयन लगाएं, तो -2 + 2 0, ये है -6, तो इधर आप 6 हाइड्रोजन आयन लगाएं, तो +6 -6 0, इधर 3 2s are 6 है, +6 है, तो इधर तो भी नहीं लगा सकते, फिर तो 12 हो जाएगा, तो अगेन इधर 6 लगाएं। आप जो कुछ भी करें, 14 हाइड्रोजन आयन आते हैं और लेफ्ट साइड पे आते हैं। अच्छा अच्छा, सही है, यह है 14 हाइड्रोजन आयन शुड बी एडेड टू द लेफ्ट साइड। 1 इधर देखें, मुझे तो ये लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड है, अब आपको ये राइट लगता है तो सही है। अच्छा, 112, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, सी ऑप्शन है, 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इधर है +5। 112 में सी ऑप्शन है। 113 कहते कि इंडिकेट नॉन इलेक्ट्रोलाइट एमंग द फॉलोइंग, तो ग्लूकोज जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। याद रखें कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो कि मॉल्टन स्टेट में या डिजॉल्व फॉर्म में आयंस प्रोड्यूस करे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में आयंस नहीं है, लेकिन पानी में डालेंगे तो आयंस पैदा कर लेता है, मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं। नाइट्रिक एसिड भी इसी तरह है, लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड देखें उसमें आयंस हैं, पानी में डालेंगे तो वो अलहदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्लूकोज लेते हैं, फ्रक्टोज लेते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो उनमें मॉलिक्यूल है, वो कोई आयन नहीं प्रोड्यूस करते। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कहता है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ईच एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो जरा देखें, ये नाइट्रोजन की बात हो रही है और प्रोडक्ट है के, जो रिएक्शन है KNO2 कन्वर्ट हो गया है KNO3 में। तो जरा देखें, यह है +1, यह है 2 2s are 4 -4 और +1 तो -3, तो ये क्या होगा, +3, और ये नाइट्रेट है तो ये +5 है। तो एक्चुअली इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। सी ऑप्शन है। 15 देखिए, कहते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट एट RTP। RTP है, RTP है वो, यही तो गलती है कि आप इस तरह केयरलेसनेस कर जाते हैं। तो 115 में सी है। हाँ, इधर देखें, 115 में ए है। इस पे लड़े नहीं प्लीज, बुक में अगर कोई गलती है तो मैं इस पे बात नहीं कर सकता। जितनी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे की जाती है। 116
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, जो कि है पोटाशियम हेक्सासायानोफेरेट, यह है। देखिए इधर ये कंपाउंड है हमारे पास पोटाशियम हेक्सासायानोफेरेट K3 और यह है FeCN6, यह है। तो यहां पे पोटाशियम है 3 और साइनाइड कितने हैं -6, तो इसे क्या होना चाहिए +3 होना चाहिए। 116 में C ऑप्शन है। अच्छा आगे जाइए, कहते हैं कि टू बैलेंस चार्ज एंड एसिडिक मीडियम एंड दिस रिएक्शन, अगेन रिएक्शन को देखिएगा, NO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट बन गया NO। तो चूंकि इधर -2 है और आपने हाइड्रोजन आयन ऐड करने हैं तो इधर ही ऐड कर दे ताकि ये 0 हो सके। 117 में B ऑप्शन है। In standard hydrogen electrode, the solution used is 1 molar HCl solution है। 118 में 6। आगे जाइए, ये एक रिएक्शन फिर दिया गया है, OH3 है, यहां पर है यह है CrO4 2 +3 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखिए, कहते हैं कि टू बैलेंस चार्ज एंड बेसिक मीडियम इन द फॉलोइंग रिएक्शन, चार्ज को बैलेंस करें और बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं। तो जरा देखिए -3 -2 कितना चार्ज है 5, -5 उधर है, तो यहां पर लेफ्ट साइड पे 5 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड कर दे। आगे कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस क्लोरीन, तो प्रोडक्ट आता है HCl + सल्फर। तो देखिए सल्फर -2 स्टेट है और इधर सल्फर 0 है, क्लोरीन का 0 स्टेट है और इधर -1 है। तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन ने गेन किया, रिड्यूस हो गया। 120 में A ऑप्शन है कि सल्फर इज ऑक्सीडाइज। 21 कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एंड HClO3, जो कि एक्चुअली क्लोरिक एसिड है, HClO3, 3 2s are 6 -6, ये +1 है तो इसे +5 होना चाहिए ताकि टोटल 0 आ जाए। तो 121 में D ऑप्शन है। 22 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, अगेन ये इक्वेशन है कि जिसमें आयरन का रिएक्शन है वेनेडियम ट्राइऑक्साइड के साथ, प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 और प्लस इसमें आता है वेनेडियम ऑक्साइड। तो कहता है कि चेंज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम एंड दिस इक्वेशन। तो देखिए ना, आपने सिंपल क्रॉस कर देना है, 3 इसका है और ये 2 इसका है, तो वेनेडियम का +3 स्टेट है, यहां पर वेनेडियम का +2 स्टेट है, तो +3 से +2 हो गया। D ऑप्शन है। तो जनाब ये आपके कंप्लीट हो गए। अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज पूछिए, बिकॉज